हम मतलब कि क्वेश्चन कर रहे हैं बस उसके बेसिस पे। मान लो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ये जो है ये ऊपर जो है वो क्या है, वाटर है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, ग्लास है। तो आपका जो पर्पस है सर वो क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर। बेटा आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कब कर पाओगे, तब जब आपको पता है कि जहां लास्ट टाइम जो है वो हमने बात कर ली थी किसके बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया था कि रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, रे ऑफ लाइट आती है, जाना तो कैसे चाहिए था, सीधा, लेकिन वो क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है, अपने रास्ते को छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है, क्योंकि मीडियम बदलता है, और मीडियम बदला तो क्या बदली, स्पीड, और स्पीड बदली तो क्या बदल गया, रास्ता। ये बातें जो है ना वो हमें पता है कि कल के काम के अनुसार अगर मैं चर्चा करूं तो ये जो है सर, ये हमारे पास बहुत बेसिक सा डाटा है, हर बच्चे के समझ में आ रहा होगा। कल की क्लास ली है तो भी बढ़िया है, नहीं ली है तो भी समझ जाओगे। ये हमारे पास इंटरफेस है। इंटरफेस का क्या मतलब है सर, मतलब कि एक बाउंड्री है जो दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करती है। ऊपर का मीडियम अलग होगा, नीचे का मीडियम अलग होगा। जैसे कि अगर मैंने बात करी थी तो हमने ऊपर वाला मीडियम जो है वो मीडियम नंबर 1 कहा था, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मीडियम नंबर 1, और मीडियम नंबर 1 जब इसको कहा था तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सर वो कितना कहा था, μ1। अगली जो बात है सर वो हमारे पास क्या थी कि अगले वाला जो मीडियम है उसको मीडियम नंबर 2 कहा था, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर वो कितना बोला गया था, μ2 बोला गया था। इस तरीके से काम हमने करना है। इंटरफेस का मतलब जैसे पानी की एक लेयर है जिसके ऊपर, तालाब की जस्ट एक लेयर है, उसके ऊपर तो कौन है, एयर, और उसके नीचे क्या है, पानी, वाटर है, ठीक है। दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री को क्या नाम दिया गया, इंटरफेस। ऊपर वाला मीडियम 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। एक बात जो हम रितेश पहले से ही जानते हैं मेरे भाई, कि सर ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल रे, सरफेस पे जो भी परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर को क्या कहा जाता है, नॉर्मल रे कहा जाता है। ये बात हमें पता है। अब मैंने आपको एक बात समझा दी थी, और वो बात क्या थी कि सर एक रे ऑफ लाइट आती है, और रे ऑफ लाइट जो आती है सर उसका नाम क्या होता है, इंसिडेंट रे। आज इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या नाम दिया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एक रे ऑफ लाइट आई, आने वाली रे ऑफ लाइट का नाम इंसिडेंस रे, नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाती है उसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे ऑफ लाइट कैसी चली जाती, इस ये रे ऑफ लाइट जो है सर वो सीधी चली जाती, लेकिन ये रे ऑफ लाइट सीधी ना जाके कहां बैंड कर गई, कहीं भी बैंड कर गई, सीधी नहीं गई टूवर्ड्स द नॉर्मल या वे फ्रॉम नॉर्मल। तुम जानते हो, डिस्कस करेंगे उस बात को कि ये रे ऑफ लाइट जानी तो कैसी चाहिए थी, सीधी, लेकिन ये सीधी ना जाके ये अपने रास्ते को छोड़ देती है। ये रे ऑफ लाइट क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो एंगल है सर ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। ये चीज जो है ना वो हमें पता है। इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल आई है, और ये एंगल जो है वो क्या है, आर है। अब अगर मैं बात करता हूं तो हमें ये μ1 पता है, और ये जो नाम है वो क्या पता है, μ2। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जानते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल रे। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। ये जानते हैं, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक बात है। इन डेफिनेशंस को मैं नहीं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है जी। काम जो बेटा वो आपने क्या करना है कि रे ऑफ लाइट आई, उसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे है। जो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद गई उसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। उसके बाद आपने क्या सीखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यू नो इट वेरी वेल, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है, इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। इसका और एक मतलब की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, जब मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तभी पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक तो आप जानते ही हैं बेसिक सा, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के बीच के एंगल को क्या कहा, इंसिडेंस रे एंगल। ये नॉर्मल रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच के एंगल को क्या नाम दिया गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नाम दिया गया। ये आप मानते हैं, ऐसा जो है वो मैं मान के चल रहा हूं। अब अगली चीजें जो हैं जो आपने यहां पे समझनी है वो हमारे पास क्या है, उन बातों पे आप गौर कर रहे होंगे कि चीजें जो है वो हमने क्या करनी है। पहली बात तो हमें क्या पता है कि सर ये मीडियम जो है, मान लो मैंने क्या मान लिया, रेयरर मीडियम है। कुछ बेसिक सी बातें इसमें और ऐड करते हैं, और कल जो काम करेंगे वो हमारा फिर एडवांस वर्जन से शुरू हो जाएगा। मतलब अभी तो हम वही पढ़ रहे हैं सारा का सारा जो हमने 10वीं में पढ़ रखा है, साथ के साथ हम वो भी पढ़ रहे हैं जो हमने 10वीं में नहीं पढ़ा। जैसे कल स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, 10th वाला। उसके बाद जब चीजें आगे बढ़ाई तो जब लैम्डा, न्यू, फ्रीक्वेंसी और हम वेलोसिटी के बारे में बात करी तो हमारे 12th का वर्जन था। ऐसे ही आज पहले किसका काम कर रहे होंगे, थोड़ा सा 10th बेसिस का। अगला फिर उसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे कि वर्ड जो है वो रेयरर मीडियम है, और ये जो मीडियम है सर ये कैसा है, डेंसर। मैं आपको बता चुका हूं कि रेयरर मीडियम का मतलब क्या है, घर, और डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, अंदाजे के तौर पे बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो नॉर्मल रे है ना सर, ये हमारी माता जी का काम करती है, मम्मी का काम करती है। तो जब आप घर से मेले में जाते हैं, मम्मी उंगली पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है। ये आपने पहले भी सीख रखी है सारी चीजें। तो अगर रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से कहां जाती है, डेंसर मीडियम पे जाती है। अगर रे ऑफ लाइट जो है वो कहां, रे ऑफ लाइट जो है वो कहां से, रेयरर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम पे। तो रेयरर से अगर डेंसर पे जाती है तो रे ऑफ लाइट सीधी ना जाके कहां बेंड कर जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप घर से कहां जाते हैं मेले में, मम्मी उंगली पकड़ के कहां खींच लेती है, अपनी तरफ। ठीक है सर, ये तो 10वीं क्लास की बात है, मम्मी थोड़ी उंगली पकड़ रही है। अब तो हम, ठीक है, कोई नहीं बेटा छोड़ दो, मतलब कि इन बातों को तो तुरंत, कोई रिफ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं। मैंने बात पूरी भी नहीं बताई, फिर भी सारे जो है वहां पे पहुंच गए हैं जहां पहुंचना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अब तो सर मीडियम कोई सा भी हो, ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल बेटा मम्मी के ऊपर ही शूट करेगा, तो इस वजह से मैं चीजों को ज्यादा आगे लेकर नहीं जा रहा हूं भाई, सुनो ध्यान से। इसी तरीके से ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनका हम इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से मैं ये बता रहा हूं। अच्छा, एक बात और अगर मैं जानना चाहूं तो ये रे ऑफ लाइट जो है, ये जो एंगल है ना, ये डेल्टा एंगल है। ये एंगल क्या है, डेल्टा। डेल्टा का क्या मतलब है, डेविएट कितनी कर गई है, डेविएशन एंगल जो है उसको क्या कहा गया है, डेल्टा कहा गया है। सही है, तो इसमें अगर मैं बात करना चाहूं तो ये डेल्टा क्या है, डेविएशन एंगल। मयंक जानते हो डेविएशन का मतलब, डेविएशन का मतलब सर अपने रास्ते को छोड़कर कितना आगे या पीछे हो गई है। और अगर मेरे भाई मैं बात करूं तो फिगर से मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि एंगल आई जो है वो किसके बराबर है, आर प्लस डेल्टा के बराबर। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्यों वंश, आई किसके बराबर होगा भाई, आर प्लस डेल्टा के बराबर होगा। मानते हो इस बात को, क्योंकि काम तो ऐसे ही हो रहा है ना कि ये वाली रे कैसी चलेगी, सीधी, और ये वाली रे ये रही, तो ये वाला एंगल किसके बराबर है, इन दोनों के सम के। और यहाँ पे डेल्टा अगर मैं बताना चाहूंगा तो सर डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, आई माइनस का आर। आने वाले समय में यूज करोगे, इस वजह से लिखवा रहा हूं। सही है, तो ये बात पता चल गई। अब अगला काम क्या करेंगे, इफ आर रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अगर एक रे ऑफ लाइट जो है सर वो डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है तो क्या होगा, चीजें जो वो हमारे पास कुछ कैसे बनेंगी। तो उसके बारे में सर अगर हम बात करेंगे तो काम जो है सर वो हमने क्या कर लिया, ये रे ऑफ लाइट आई, इसको जाना तो कैसा चाहिए था, सीधा, लेकिन ये सीधी ना जाके कहां चलेगी, इस तरीके से कि अगर मैं बात करता हूं तो ये रे ऑफ लाइट को जाना तो कैसा चाहिए था, रे ऑफ लाइट के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो रे ऑफ लाइट को जाना इस तरह। डॉटेड का मतलब क्या है कि वो चीज अब रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो चीज जो है वो क्या कहलाती है, डॉटेड बनती है। तो ये रे ऑफ लाइट कैसी चली जाती, सीधी, लेकिन भाई ये सीधी ना जा पाई, क्यों ना जा पाई, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम के चेंज करने से क्या होता है, स्पीड बदलती है, और स्पीड बदलती है तो उसको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो काम जो हमने क्या करना है, ये वाली रे ऑफ लाइट जो इसको क्या नाम दिया गया, इंसिडेंट रे। इस वाली रे को क्या नाम दिया गया, रिफ्रैक्टेड रे। ये जो है नॉर्मल रे है, और नॉर्मल रे जो है वो आपको क्या पता है, एंगल जो बनाती है इंसिडेंस के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसने जो बनाया वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जानते हो आप इस बात को, कुछ कहना चाहते हो। अब अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है कि जब आप डेंसर से कहां गए हो, रेयरर में, तो रे ऑफ लाइट कहां बेंड कर गई है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक बात है। और अगर मैं इसमें बात करना चाहता हूं तो सर ये एंगल जो है वो किसका काम करेगा, डेल्टा का काम करेगा। ये एंगल किसका काम करेगा, डेल्टा का। अब बताओ कि डेल्टा की वैल्यू क्या है, मैं मान जाऊंगा तुम्हें, तुम कुछ हो, आर माइनस आई। कितनी बढ़िया बात है, सुनो ध्यान से, ये टोटल एंगल जो है वो कितना है, आर है। अगर मैं बात करूं तो ये आई, तो सर ये भी कितना होना चाहिए था, आई। इसी फिगर से दिख रहा है कि आई प्लस डेल्टा जो है सर वो किसके बराबर, आर के। तो डेल्टा अगर बताऊंगा तो आर माइनस का आई। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ये काम जो है ना वो आपने करना है। मानते हो आप इतनी बातों को, बेसिक सी चीजें हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, हमने पहले से ही क्या जान लिया। मेरा मानना यह है कि 10वीं क्लास में जो हम जान पाते हैं, चलिए जी, ये बातें सर मुझे पता चल गई। अब इसके बेसिस पे अगली जो बात हमने करनी है बेटा, ये जो बातें बताई गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक टॉपिक करेंगे। पहला या दूसरा स्टेप यही होगा कि रे कहां जा रही है, रेयर से डेंसर, तो जहां बैंड करनी चाहिए उसके हिसाब से बैंड करेगी। ठीक है, अगला स्टेप जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। ये दो बातें जो हैं लग आसान रही हैं कि सर ये तो 10वीं में जान चुके हैं, लेकिन ये चीजें बार बार हर टॉपिक में जो वो क्या आएंगी, यूज हो रही होंगी। आपको पता भी चल जाएगा कैसे यूज हो रही होंगी। हेडिंग डालो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमने पढ़ने हैं, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में चर्चा जो है वो हम शुरू कर रहे हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में जब मैं चर्चा करता हूं तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कुछ कैसे जाएंगे। पहली बात तो वही है जो तुम्हें पता है कि इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, और ये जो है ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। सारे के सारे एक ही प्लेन में है। प्लेन का मतलब क्या है, एक व्हाइट बोर्ड पे बना पाए हो ना तीनों को। प्लेन का मतलब क्या, कोई एक एरिया है और उसी पे क्या है इंसिडेंट रे, उसी में क्या है नॉर्मल रे, और उसी में क्या है रिफ्रैक्टेड रे। लिखो पहली बात वही, पता भी आपको पहले से ही, लिखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie at same point in a given plane. all lie at same point in a given plane. एक प्लेन के अंदर ये सारे के सारे जो है वो कहां लाई करेंगे, एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हो। एक प्लेन पे बना पाए हो ना आप इस चीज को, ठीक है। अगला जो लो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया आपको हर डेरिवेशन में, मतलब कि अगले 10 दिन तक, दिवाली तक तुम क्या कर रहे होगे, बार बार वही चीज, रेयरर से डेंसर आ रही है तो रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड करेगी, डेंसर से रेयरर आ रही है तो ये ऐसे बेंड करेगी, और ये सेकंड लो जो मैं बता रहा हूं इसको बार बार यूज करोगे। और वो बात जो बेटा वो हमारे पास क्या है, इस सेकंड वाले लो का स्पेशल नाम भी दिया गया है, और सेकंड जो लो है उसको नाम दिया जाता है स्नेल्स लो। और ये लो जो है वो हमने जैसे 10वीं में पढ़ा है वैसे नहीं पढ़ेंगे, हम अपने काम को आसान करने के हिसाब से पढ़ेंगे। और वो क्या होगा भाई कि मान लो मैं वैसे ही डायग्राम जो बना लेता हूं कि इसके ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, और नीचे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है μ2। ये जो है सर ये हमारे पास एक नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे के ऊपर आगे टकराई कौन, इंसिडेंट रे, और टकरा के जो वापस चली गई सर उसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो वहां पे जो काम है वो आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो सर ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल जो है सर ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो हम अब वो नहीं पढ़ेंगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, नहीं, म्यू कौन है, किसका म्यू है, वो अलग सी चीजें हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं उस चीज में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पैटर्न गलत था, मैं ये कह रहा हूं कि ये पैटर्न आसान है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उस पर ध्यान दो। इसने क्या कहा है, इसने कहा है जहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कितना है गौतम जी, वहीं का ही साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू जहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल। ये बात समझ में आ गई तो पूरा रिफ्लेक्शन खत्म हो गया तुम्हारा, कुल मिला के कहानी है। स्नेल्स लॉ ने क्या कहा है कि जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहीं का ही साइन ऑफ एंगल किसके बराबर है, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल। कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए, कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और उस मीडियम में जो एंगल बना हुआ है रे का वो कितना है आई, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2, और रे ने जो एंगल बनाया वो कितना है r, तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। ये याद करना है आपने। आपको साइन आई बाई साइन आर चाहिए तो वो भी बन जाएगा, कैसे बनेगा सुनो ध्यान से, कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, साइन आर को डिवाइड में ले जाऊंगा तो ये क्या हो गया μ2, और यहाँ पे जो वो μ1 मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला गया, डिवाइड में, और μ2 बाई μ1 जो है सर वो क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है। μ2 बाई μ1 क्या कहलाता है, म्यू। तो अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा वो एक कांस्टेंट नंबर होता है दो पेयर ऑफ मीडिया के लिए, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर पेयर ऑफ गिवन मीडिया। ये पेयर ऑफ गिवन मीडिया का क्या मतलब है सर, पेयर ऑफ गिवन मीडिया का सर छोटा सा मतलब ये है जैसे वाटर और ग्लास ये फिक्स कर दिए तो साइन आई बाई साइन आर जो है वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। पेयर का मतलब दो, गिवन मीडिया, मीडिया क्या है, मीडियम का प्लूरल, ठीक है, मीडियम, दो मीडियम है तो क्या कहलाते हैं, मीडिया कहलाते हैं, ठीक है। तो एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अच्छा इसके डेफिनेशन वगैरह पे हम ज्यादा जोर नहीं डालेंगे क्योंकि मुझे कभी भी ये सवाल नहीं मिलेगा कि डिफाइन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो तो जा चुकी हैं बातें। अब तो इसके बेसिस पे या तो न्यूमेरिकल आएगा या इसके बेसिस पे जो आगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आएंगे, तो हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने काम बस क्या करना है, हमें चीजें पता होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं लिखवाऊंगा मैं इसकी, काम जो वो क्या करना है आपने, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही
ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये बात पता हो, कायदे के हिसाब से तुमने जो 10वीं में पढ़ा है मैंने वो भी प्रूव करा है, लेकिन आपको जो पता होना चाहिए, आज आए हो ये बात पढ़ के जाओगे, डेली यही काम जो है वो रिपीट होगा। मतलब कि किसी ना किसी स्वरूप में आप जो है, मतलब कि आज तक किसी भी टॉपिक के ऊपर इस तरीके से डबल ब्रैकेट नहीं बनाई है, इस पे बना दिए तो इसका मतलब ये तो आना ही आना है पेपर में, ठीक है। जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल। अब सर उस कंडीशन में क्या करें कि दोनों ही एंगल एक जगह बन रहे हो? पहली बात तो ऐसा कभी होगा नहीं। बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है तो आपने ओरिजिनल रे देखनी है। जैसे कि इस वाले में ओरिजिनल रे कौन है, इंसिडेंट रे, इस वाले में कौन है, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब कि मान लो आपने कहीं पे कोई एंगल के पेयर के तौर पे कि सर ऑल्टरनेट इंटीरियर के हिसाब से बन गया या कोरस्पोंडिंग के हिसाब से बन गया, तो आपने रेज देखनी है, रे कौन सा एंगल बना रही है। रे जो आई उसने क्या बनाया, आई, और रे जो आ रही है उसने क्या बनाया, आर। वही एंगल आपने लेने हैं और कोई सा नहीं लेना है। समझ आ गई बात? तो सेकंड लॉ के अंदर आप क्या लिखना शुरू करेंगे, सेकंड लॉ के अंदर लिखेंगे जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहीं का ही साइन ऑफ एंगल है, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहीं का ही साइन ऑफ एंगल है। ये चीज जो है ना वो आपने करनी है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं बेटा, ठीक है, कि जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहीं का ही साइन ऑफ एंगल जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इसके बेसिस पे मान लो कोई सवाल करें, ये उतार चुके आप इस बात को, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार वहीं पे ही एंगल जो है वो आई बने, वो चेंज होता रहेगा। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में चीजों को समझ लिया है कि जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वहीं का ही साइन ऑफ एंगल होगा। मान लो इसके बेसिस पे कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ भी ले लो, मान लो ये इंटरफेस है, ये जो है सर ये हमारे पास नॉर्मल रे है, एक रे ऑफ लाइट आई, और रे ऑफ लाइट जो है, जो रे ऑफ लाइट आई है उसने कोई एंगल बनाया है और ऐसे जो है वो चली गई है इस तरीके से, ठीक है। मान लो अगर मैं बात करता हूं तो सर ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री के बराबर, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। मतलब कि मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं ना, मेरे को डाटा याद है कि भाई किस तरीके से है, ठीक है। हम मतलब कि क्वेश्चन कर रहे हैं बस उसके बेसिस पे। मान लो मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ कि ये जो है ये ऊपर जो है वो क्या है, वाटर है, और यहाँ पे जो है सर वो क्या है, ग्लास है। तो आपका जो पर्पस है सर वो क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर। बेटा आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कब कर पाओगे, तब जब आपको पता है कि जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो वो मान लो वैल्यू भी दे रहा है आपको कि वाटर के लिए आंसर दे रखा है 4/3 और ग्लास के लिए आंसर दे रखा है कितना, 3/2। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया आर की वैल्यू जो है वो पूछी गई है, और एंगल ऑफ डेविएशन एंगल जो है वो आपसे पूछा गया। ये दो सवाल जो है ना वो आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब टाइप्स तो इसके बहुत सारे हम कर सकते हैं, ये वाला सबसे बेस्ट है, इसी में ही सारे के सारे आ जाएंगे आपके, ठीक है। ज्यादा समय इस काम पे नहीं लगाएंगे। काम जो वो हमने करना है क्या सर इसकी बात करूं तो ये एंगल कितना है, आई के बराबर है। अभी जो है वो हमने पढ़ा, और जो हमने पढ़ा उसके अंदर क्या था सर, यूजिंग स्नेल्स लॉ। हमने क्या पढ़ा, यूजिंग स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ के बारे में जब मैंने बात करी तो स्नेल्स लॉ ने मुझे क्या कहा, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्ल्यू, वहां का ही क्या लेना है, साइन ऑफ एंगल। वहां पे साइन एंगल कितना है, साइन आई लिख लिया पहले। फिर जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो गया, म्यू जी, वहीं का ही साइन ऑफ एंगल जो है सर वो कितना है, साइन आर। ये बातें मुझे पता है, मानते हो आप इस बात को? सर जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही। बेटा ये बात करवाने के पीछे कारण है, आने वाले समय में यही करोगे और कुछ करोगे ही नहीं, ठीक बात है। वो क्यों बताया सर कि टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो भी आपको याद होना चाहिए, उसके बेसिस पे भी काम करोगे। म्यू डब्ल्यू कितना है, म्यू डब्ल्यू 4/3, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन 60, फिर म्यू जी कितना 3/2, और इंटू में कितना, सवाल है ये कोई तुम्हारे लिए, मजाक चल रहा है। 4/3 साइन 60 कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई कितना 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3/2, और कौन है ये, साइन ऑफ आर हमारे पास, जानते हो आप इस बात को। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर अगली अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 से √3 कैंसिल, मानते हो आप इस बात को। चलो जी, मतलब कि मैंने जो है वो आपको पहले ही समझा दिया कि भाई एग्जैक्ट एंगल नहीं निकलेगा, क्योंकि डाटा ही मैं कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो काम जो हमने क्या करना है, ये 3 डिवाइड से कहां भेज दिया वहां पे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 3, और नीचे जाएगा तो 3 √3, और ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, साइन आर के, ठीक है।
मतलब ये अगर ढंग से क्वेश्चन दिया होता तो मान लो ये वैल्यू हाफ बनती तो एंगल 30 हो जाता। नहीं पता है तो सर क्या करेंगे, आर चाहिए, आर चाहिए तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये वैल्यू जो है सर वो क्या बन जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 3√3। जानते हो आप इस बात को, कुछ कहना चाहते हो सर इतने काम में, दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल। इस वैल्यू को सोल्व करा तो आंसर किसका आ गया, आर का। अब आर जो है वो मुझे पता चल चुका है, मुझे क्या बताना है डेल्टा। डेल्टा वंश कैसे बताओगे, आप इस रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा आगे की तरफ खींचोगे तो अगर मैं बात करूं तो ये एंगल जो है वो क्या बनता डेल्टा। तो हमें क्या पता है सर इस केस में कि आई किसके बराबर है आर प्लस डेल्टा। मेरा पर्पस क्या है डेल्टा, तो क्या हो जाएगा आई माइनस का आर। आई कौन है 60 डिग्री, आर कितना है, मतलब कि वो एग्जैक्ट आंसर आता तो आंसर को एग्जैक्ट माइनस कर पाते। मैंने तो सिंपल क्या कर दिया, कोई भी वैल्यू ली उसको सोल्व करा। तो साइन इनवर्स ही कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3√3, और ये वैल्यू जो है सर वो किसकी आ जाएगी डेविएशन एंगल डेल्टा की आ जाएगी। ये काम आपने करना है, कुछ खाई नहीं चीजें कि सर हमने यूजिंग स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ के अनुसार हमें ये डाटा पता है, ये डाटा पता है तो हमने क्या निकाला आर, और आर पता है तो हमने क्या निकाल दिया डेल्टा। उतार लीजिए इस सवाल को, फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें, शाबाश। चलिए जी, अगला जो काम है वो हमने क्या करना है अब, ये मतलब इसके बेसिस पे मैं 2-3 न्यूमेरिकल और भी करवा दूं तो बात का मतलब सेम ही रहेगा। जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही वैल्यूज आप सोल्व कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं जो आज हम करने के लिए आए हैं, उसका नाम है सर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बड़े ध्यान से समझना है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, आ जाता है पेपर में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो हम जानना चाहते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह लो, लेटरल शिफ्ट जो है वो भी वर्ड यूज हो सकता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह लो या वर्ड जो है वो क्या है लेटरल शिफ्ट। लेटरल का मतलब होता है साइड, साइड वाइज शिफ्ट जो है ना वो कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में काम जो वो हमने करना है। आपने लेटरल डिस्प्लेसमेंट 10वीं में भी पढ़ी है, लेकिन वहां पे बस ये पढ़ा है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, उसका डेरिवेशन जो है ना वो भी हम कर रहे होंगे। तो आज का हमारा काम होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, और आशा है कि आप इस काम को घर जाके बहुत अच्छे से पढ़ लोगे भाई। तो काम जो हमने क्या करना है कि ये हमने एक ग्लास की स्लैब ले ली, और ग्लास की स्लैब जो है सर उसकी थिकनेस जो है वो बराबर है टी के। ये क्या है ग्लास की स्लैब, ग्लास की स्लैब की जो थिकनेस है सर वो किसके बराबर है टी के बराबर है। काम जो हमें क्या करना है कि सर ऊपर जो मीडियम अवेलेबल है दैट इज योर एयर, यहाँ पे जो है वो कौन है एयर है, ये जो है ये हमारे पास क्या है ग्लास है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है μ2, और दोबारा से जो है वो क्या आ गई यहाँ पे एयर है, तो दोबारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया μ1 के बराबर। ये चीज जो है ना वो हमें पता है सर कि एक एयर है फिर ग्लास है फिर से एयर है, इस तरीके से काम मुझे पता है। मैंने जो करना है उस चीज पे अगर मैं ध्यान दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो है ना सर ये हमारे पास क्या है नॉर्मल रे है, एक रे ऑफ लाइट आई, रुक जाओ भाई, एक रे ऑफ लाइट जो है ना वो इस तरीके से आई है सर, और ये रे ऑफ लाइट जो है वो क्या पता है आपको एयर से कहां जा रही है ग्लास। एयर के बारे में सीधी बात करूं तो कैसा मीडियम है बेटा रेयर, और ग्लास की बात करूं तो वो कैसा है डेंसर, और रे ऑफ लाइट अगर रेयर से कहां जा रही है डेंसर में, तो वो कहां बैंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, होगी बात यूज। ठीक बात है कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है कि ये रे ऑफ लाइट को जाना तो कैसे चाहिए था, चलो सबसे पहले सीधे ही बना लेते हैं। अब जो है मतलब इस डायग्राम को बनाते हुए किन बातों का आपको ध्यान रखना है उस बात पे गौर करें कि ये जो है आप इस रे ऑफ लाइट को यहाँ पे किस तरीके से बिल्कुल सीधा जो है वो भेजेंगे। अब सीधा जब आप इसको भेजेंगे तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो कैसी जा रही होगी यहाँ पे, इसका मतलब कि आपको ये रे ऑफ लाइट जब भेजी तो ये जो है ना इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आप इस स्लैब को थोड़ा सा और क्या बनाओगे बड़ा बना रहे हो। मतलब कि हर चीज पे जो है वो ध्यान देना है आपने कि काम जो है सर हमने क्या करना है। अब ऐसा दो काम जो है वो आप कर सकते हैं, या तो उस वाली साइड को रब करोगे और उसको थोड़ा सा क्या कर दोगे एक्सटेंड कर दोगे, या फिर काम जो है वो क्या करना पड़ेगा आपने कि अगली जो चीजें हैं सर ये रे ऑफ लाइट जो है ये बाद में लिखा गया है क्या, रे ऑफ लाइट जो थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी एंगल बढ़ाना पड़ेगा उसका। ठीक है, कोशिश ये करनी है फिजिक्स में लगभग हर डायग्राम में कि स्टार्टिंग वाला एंगल अगर कम होता है ना तो डायग्राम बेस्ट बनता है भाई। इस बात को हम आने वाले समय में प्रूव करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो काम जब हमने क्या कर लिया कि आपने जो है वो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट को डाला, ये जो है हमारे पास क्या है रे ऑफ लाइट है, और ये रे ऑफ लाइट जब मैंने डाली तो काम जो सर वो क्या हो गया, ये रे ऑफ लाइट जो कैसी चली जानी चाहिए थी
सीधी। इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट जो है वो जानी तो कैसी चाहिए थी, सीधी। ये तो इसका एक्चुअल पाथ जो है वो होता, लेकिन क्या ये इस एक्चुअल पाथ पे जा पाएगी, नहीं, क्योंकि क्या बदल गया, मीडियम, और मीडियम बदलते ही रे ऑफ लाइट अपना रास्ता जो है वो क्या कर लेती है, चेंज। और रे ऑफ लाइट अगर अपना रास्ता चेंज करती है तो सर वो अब इस रास्ते पे नहीं जाएगी, और आपको क्या पता है कि वो अपना रास्ता जो है सर वो कैसे कर लेगी, इस तरीके से क्या कर लेगी, बैंड कर लेगी। क्यों कर लेगी बैंड, क्योंकि मीडियम बदल गया। वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों गई है, क्योंकि वो रेयरर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर पे। और जो बात आपको कही थी कि बेटा ये पता होना चाहिए, तो वो पता होना चाहिए क्योंकि यूज हुआ है। अब फिर क्या करेगी, यहां पे जाके दोबारा से नॉर्मल मिला, या नॉर्मल मिला तो क्या काम होगा भाई, अब वो रे ऑफ लाइट जो वो दोबारा से क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। क्यों, क्योंकि सर अब जो ये मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, और वो डेंसर से कहां जा रही है, और डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो वो अपने रास्ते को फिर से बैंड करेगी, और अगर अपने रास्ते को बैंड करेगी तो अब वो जो है वो कैसे चली जाएगी, जाना तो सीधा था लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। समझते हो आप इस बात को, ये काम जो है वो आपको पता है। और यही जो परपेंडिकुलर शिफ्ट है, ये रे ऑफ लाइट कैसी चली जाती, सीधी, लेकिन अब जा कैसे रही है, ऐसे। इन दोनों के बीच में जो ये पैरेलल गैप है, ये पैरेलल गैप इन दोनों के बीच का क्या कहलाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये सेम डायग्राम आपने पढ़ रखा है 10वीं क्लास में, वहां पे आपने ये कहा था कि ये एमरजेंट रे ओरिजिनल वाली इंसिडेंस रे की कैसी जाती है, पैरेलल जाती है। वो बात जो है ना वो आपने जानी थी, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करना चाहूं तो काम हमने क्या कर लिया कि सर ये जो है ये क्या है, नॉर्मल रे, हद आसान सा काम है। ये जो है सर ये क्या है, इंसिडेंस रे। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल जो है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगली अगर मैं बात करूं तो ये जो एंगल है ये क्या होगा, नॉर्मल रे के साथ यहां पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये नॉर्मल रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। और जो ये बाहर रे निकलती है सर, इस वाली रे को क्या नाम दिया जाता है, एमरजेंट रे। और एमरजेंट रे ओरिजिनल वाली इंसिडेंट रे के कैसी होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों के बीच में जो ये जो शिफ्ट आई है, यही तो पैरेलल गैप है दोनों के बीच में। इस वाली पैरेलल गैप को हम जो नाम देते हैं सर, वो नाम जो है वो क्या है हमारे पास, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं नाम दूं तो यहाँ पे नाम मैंने क्या दे दिया, ए, यहाँ पे नाम क्या दे दिया, बी, यहाँ पे नाम क्या दे दिया, सी, और यहाँ पे नाम क्या दे दिया, डी। तो ये सी डी जो है, ये सी डी जो है सर वो क्या कहलाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्वेश्चन क्लियर है आपको कि हमने एक ग्लास स्लैब ली, ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है सर वो कितनी है, टी है। एक इंसिडेंट रे आई, वो सीधी चली जाती, लेकिन वो सीधी ना जा पाई क्योंकि बीच में मीडियम क्या हो गया था, चेंज। और मीडियम के चेंज होने की वजह से वो ओरिजिनल वाले के थोड़ा सा कैसे गई है, पैरेलल गई है। वही पैरेलल गैप जो है वो क्या कहलाता है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हम क्या चाहते हैं कि ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल जाए। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन है, सीडी। तरीका क्या है उस पर ध्यान दो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन है, सीडी है। और अगर मैं ये सीडी निकालना चाहता हूं तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकता हूं सीडी निकालने के लिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कब यूज होती है, जब एटलीस्ट एक साइड पता हो। तो ना तो क्या पता, एसी, ना पता सीडी, और ना पता एडी। तो अब साइड वाली ट्राइंगल में आई, उसमें अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या पता है, ए बी पता है। ए बी पता होगा तो मैं क्या निकाल दूंगा, एसी। और इसमें एसी पता होगा तो मैं क्या निकाल दूंगा, सीडी। काम खत्म हो जाएगा। हम ए बी सी में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, हमें क्या पता चल जाएगा, एसी। और मुझे एसी पता चला तो मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के क्या निकाल दूंगा, सीडी। क्या मैं कुछ 12th का पढ़ा रहा हूं, नहीं, सारा काम 10वीं क्लास का। पहली बात, रे ऑफ लाइट आई टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करी 10वीं, ये पैरेलल चली जाती है 10वीं क्लास। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करो 10वीं क्लास, 12वीं का तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं बात करना चाहूं तो इस वाले एंगल को अगर मैं क्या कहूं, डेल्टा कह दूं, तो इस डेल्टा की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि सर आई जो है वो किसके बराबर है, आर प्लस, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेविएशन एंगल। और अगर मैं डेल्टा निकालना चाहूंगा तो सर उसकी वैल्यू क्या जाएगी, आई माइनस का आर जाएगी। इसकी वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर होगी, आई माइनस का आर। ये बातें जो है ना वो हम सब जानते हैं। मानते हो आप इतनी बातों को, कुछ कहना चाहते हो, नहीं जी। ये बात जो है सर वो हमें पता चल गई। अब अगला जो काम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सर ध्यान से समझाओ कि काम करना क्या कुछ है। तो चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है, इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमें सीक्वेंस पता चल गया कि काम करना क्या है। ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें नाम लेता हूं तो ये नाम क्या है, ए,
यहाँ पे बात करता हूँ बी, यहाँ पे नाम लेता हूँ, ये नाम क्या हो गया सी, और ये जो एंगल है सर, ये एंगल किसके बराबर है, आर के बराबर है। ए बी सी ट्राइंगल यूज करी, आपको ए बी सी में ये एंगल पता है आर है, आप ये जानते हो कि ये ए बी किसके बराबर है, ठीक है, ठीक है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है। इस में अगर मैं बात करता हूं तो इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैं क्या निकालना चाहता हूं, एसी। क्यों, एसी से क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें एसी पता है तो इस वाली ट्राइंगल में एक साइड पता है, एक साइड पता है तो मैं दूसरी साइड आराम से निकाल सकता हूं। चलो जी, तो 90 के सामने वाली को बेटा क्या कहते हैं, और जो एंगल के साथ वाली है उसको क्या कहा जाता है, बेस। साइड वाली जो चीज है ना वो हमने क्या करनी है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के साथ वाली की बात करता हूं तो वो क्या कहलाता है, बेस। एंगल के सामने ये है, इसको क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर कहा जाएगा। ये चीज जो है ना वो हमारे पास है। काम जो है वो करना क्या है, वो आपको क्या पता है, बेस पता है, और चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन देता है, कोस। सेकंड भी देता है। कोस की अगर मैं बात करता हूं तो कोस ऑफ एंगल, कोस आर किसके बराबर है, बी डिवाइडेड बाई एच। तो कोस आर जो है वो आपने लिख लिया, बेस, बेस की जगह वैल्यू कितनी है टी, और हाइपोटेन्यूज की जगह वैल्यू कितनी है एसी। मेरा पर्पज है एसी निकालना, मैंने एसी ऊपर फेंक दिया, एसी निकालना है तो वो किसके बराबर हो गया, टी डिवाइडेड बाई कोस ऑफ आर। इतनी बात समझ में आई है, और इस इक्वेशन को नाम क्या दे दिया बेटा आपने, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। मानते हो आप इस बात को, कुछ कहना चाहते हो, ठीक है, कि अगर मैं कोस आर लिखूं तो बेस, बेस की जगह कौन है टी, एच, एच की जगह कितना है एसी, एसी ऊपर और कोस आर कहां, नीचे। अगला काम क्या करना है सर, एसी पता चल गया तो मैं क्या निकाल दूंगा, सीडी निकाल दूंगा। इस ट्राइंगल को बनाओ सर, इस ट्राइंगल को अगर हम बनाएं तो इस तरीके से काम जो बेटा वो हमारे पास है, ऐसे करके, गलत है, ऐसे थोड़ी है काम जो हमने क्या करना है, ये एंगल जो है वो कितना है 90, ये नाम क्या है ए, यहाँ पे नाम क्या है सी, और ये नाम क्या है डी। ये एंगल कितना है डेल्टा, 90 के सामने कौन, हाइपोटेन्यूज। क्यों लिखा, क्योंकि एसी अब पता है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। पता क्या करना है, सीडी। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। पी और एच में रिलेशन कौन देता है, साइन, साइन रिलेशन देता है, देने को कोसेक भी देता है, हम ज्यादातर यूज किसका करते हैं, साइन का। तो साइन ऑफ एंगल जो उसके बारे में बात करूं तो साइन ऑफ एंगल कितना है, साइन ऑफ डेल्टा, और ये बराबर हो गया, साइन डेल्टा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर बराबर है सीडी के, और हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके बराबर है, एसी के। ये चीजें हमारे पास होगी। अब अगर मैं बात करना चाहता हूं तो एसी ऊपर चला जाएगा, एसी इंटू में कितना हो गया, साइन ऑफ डेल्टा, और ये किसके बराबर हो गया, सीडी के बराबर। इस तरीके से काम हो गया। एसी कौन है, एसी अभी तो निकाली तुमने, किसके बराबर है, टी डिवाइडेड बाई कोस ऑफ आर, टी डिवाइडेड बाई कोस ऑफ आर, और इंटू में कितना हो जाएगा, साइन ऑफ डेल्टा, और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो गया, सीडी के बराबर। इस तरीके से काम बन गया। टी डिवाइडेड बाई कितना हो गया, कोस आर हो गया, साइन ऑफ डेल्टा, साइन ऑफ डेल्टा जो है, डेल्टा की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा की वैल्यू थी आई माइनस का आर, और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, सीडी के बराबर। इस तरीके से काम कर लिया कि काम जो है वो हमने क्या कुछ करना है, ये आंसर जो है ना वो हमारे पास बनेगा। सीडी किसके बराबर है, टी बाई कोस आर इंटू में साइन आई माइनस का आर। कोई बात हो रही है ये, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आपने कर दिया। ये तो तुम 10वीं में भी कर लेते, कुछ ऐसा है जो 12वीं के हिसाब से करा तुमने, नहीं। सारी चीजें जो आपको, ये डायग्राम तो वहां सीखा ही था तुमने, तुम्हें चाहिए क्या था, सीडी। सीडी में निकाल दूंगा अगर इस ट्राइंगल की कोई भी साइड पता हो, नहीं पता साइड वाली में पूछे, वहां एक पता थी, उससे पहले ये निकाली, और उससे फिर क्या निकाल दी, सीडी आपने निकाल दी। समझ पाए, जो भी ट्राइंगल्स का डिस्कशन था वो हमने करा, उसके बेसिस पे काम करा। ये चीजें जो है ना वो यार, चलो जी, सीडी बताना है तो टी बाई कोस आर साइन आई माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाई कोस आर। यहां पे लिखेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी। इस तरीके से प्रोग्राम हमारे पास है, जानते हैं आप इस बात को कि साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। ये काम कर लिया। अगला स्टेप क्या कहता है, ये जो कोस आर बाहर पड़ा इसको कहां भेज दो, अंदर, तो इसके डिवाइड में क्या चला गया, कोस आर हो गया। और यहां पे बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस आर, यहां पे भी चला। समझ पाए हो आप इस बात को, कुछ कहना चाहते हो, नहीं, ठीक है, डन है बात। अब अगर मैं बात करूं तो कोस आर से कोस आर कैंसिल हो गया। अच्छा,
अगर मैं बात करूं तो 10वीं वाला ही काम हमें क्या पता है कि म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। तो अगर मैं साइन आई को लिखना चाहूं तो साइन आर कैन बी रिटन एज म्यू मल्टीप्लाई बाई साइन आर, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो काम जो है सर वो मैंने क्या कर लिया, यहां पे ये टी लिखा, तो साइन आई जो है उसको मैंने क्या लिख लिया, म्यू इंटू में साइन आर माइनस का साइन आर इंटू में कोस आई डिवाइडेड बाई कोस आर, ये काम कर दिया। दोनों में साइन आर जो है वो मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन। अच्छा सर ये जो काम करवा रहे हो क्या ये बोर्ड में करके आना है, तो आपका जवाब क्या होगा, बोलो बेटा। यस नो टाइप क्वेश्चन है जो ये करवाया है बाद में, तो क्या ये बोर्ड में करके आना है, नहीं करके आना। बोर्ड में जो करके आना है बस वो इतना कि सर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये है, तो सर वो क्यों करवा दिया, उसके पीछे कारण है कि बेटा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है एक तो वो किस पे डिपेंड करती है, टी पे, एक वो डिपेंड किस पे करती है, म्यू पे। ठीक है, मतलब कि अगर मैं लिखवा दूं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 टी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, नंबर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता तो मान लेते इस बात में कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा है, नहीं मानते। तो उस बात को लिखवाने के लिए मैंने आगे का भी थोड़ा सा बता दिया है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज भी आगे जाके आ जाएगी, समझ आ गई बात। लिख लो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करती है नंबर 1 थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, नंबर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स